नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जायसवाल कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। भाई सारे लोग लाइव जुड़ जाओ जल्दी से। सेशन को कीजिएगा शेयर ताकि क्लास को स्टार्ट कर सके हम। और बताइएगा आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। क्या आप हमें बेहतर तरीके से सुन और देख पा रहे हैं सारे बच्चे? अगर सुन और देख पा रहे हो तो बोलिएगा हाँ जी सर, क्लियर है। क्लियर? तो जल्दी से बताइए, फिर शुरू करते हैं आज आपकी क्लास को। क्लास यकीनन बहुत बेहतरीन होगी और हम फिलहाल बात कर रहे हैं भारतीय न्याय संहिता की, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप बीएनएस के नाम से जानते हैं। तो ये बीएनएस की आपकी दूसरी क्लास है। इसके पहले एक बीएनएस की क्लास आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, वो क्लास आपने अच्छे से देखा होगा। तो जुड़िएगा, अपने साथियों को भी जोड़िएगा ताकि सारी चीजें आप बेहतर वे में सीख पाए और पढ़ पाए। ओके, तो चलिए भाई, स्वागत है शिल्पी, शिवा, अजय सभी का। क्लियर? तो आते हैं अपनी क्लास पर, बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो साथियों, हमने आपको पिछली क्लास में क्या क्या समझाया था? तो पिछली क्लास में कुछ हमने आपको सामान्य सी बातें समझाई थी, जैसे कि बीएनएस कब आया, कब लागू हुआ, राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति कब दी गई, और अधिनियम संख्या कौन सी थी, कितनी धाराएं होती हैं। ऐसे ही इसी के पैरेलल मैंने आईपीसी के बारे में भी आपको सारी डिटेल बताई, सामान्य बातें बताई। फिर हमने शुरू किया था पहला, आप कह सकते हैं टॉपिक या पहला चैप्टर, जो कि क्राइम था, अपराध था। इस पूरी विषय वस्तु को लॉ ऑफ क्राइम के नाम से भी आप जानते हैं, लॉ ऑफ क्राइम के नाम से जानते हैं। और आपके सेमेस्टर्स में अगर मैं आपसे बात करूं तो इस पूरी विषय वस्तु को दो खंडों में बांट के दर्शाया गया है, लॉ ऑफ क्राइम 1, लॉ ऑफ क्राइम 2। यानी आधी धाराओं को क्राइम 1 के अंदर रख दिया गया है, आधी धाराओं को क्राइम 2 के अंदर रख दिया गया है। तो कोई भी सस्पेंस आपको नहीं रखना है, मैं पूरा चीजें क्लियर करते चलूंगा, कहाँ पे क्या आपको पढ़ना है। मेरे साथ केवल आपको कनेक्ट रहना है, केवल आप हमारे साथ कनेक्ट रहेंगे तो चीजों को बेहतर वे में सीख पाएंगे। ठीक? तो भाई गुड इवनिंग प्रज्ञा, शिवा एंड एक सवाल आ रहा है बीएलएलबी सेकेंड सेमेस्टर सर, राधे राधे। 15 जनवरी को ही क्लास परचेज कर लिया था, बात हुई थी, आप बताया था 20 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आज 27 फरवरी, केवल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 2 की। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, गलत बात है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 के साथ सेल्स एंड गुड्स टैक्स की क्लास हुई है, मुस्लिम लॉ की क्लास हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास ऑलरेडी चल रही है, बीएनएस की क्लास हमने स्टार्ट कर दी है ना। तो सारे सब्जेक्ट की क्लासेस आपको एग्जाम के पहले मिल जाएंगे दोस्त। अब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक साथ सारे सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे, तो ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। लीगल इंग्लिश भी चल रहा है ना, तो दो दो तीन तीन सब्जेक्ट करके ही हम सब्जेक्ट को कवर करेंगे। एक साथ 6 सब्जेक्ट आपके नहीं चलाए जा सकते। क्लियर? चलिए भाई, टाइम, हाँ टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा प्रज्ञा, डोंट वरी। एंड स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो देखिए, हमने आपको क्या क्या बताया था। तो दोस्त, हमने आपको अपराध के विषय में बताया था, याद है किसी को? हमने क्या समझाया था कि भाई अपराध क्या होता है, क्राइम क्या होता है, इसके बारे में आपको बताया था। और अपराध की प्रवृत्ति आती कैसे है, तो ये भी मैंने समझाया था। और मैंने आपको समझाया था अपराध की परिभाषा। अपराध की परिभाषा अलग अलग विधि शास्त्रियों के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाया था कि फला व्यक्ति ने अपराध के बारे में क्या कहा है, और मिलर ने क्या कहा है, रसेल ने क्या कहा है, बेंथम ने क्या कहा है, सबके बारे में हमने आपको बताया था। इसके बाद अगली कड़ी में हम आपसे डिस्कस कर रहे थे कि अपराध के आवश्यक तत्व कौन कौन से हो सकते हैं। तो आपने कहा सर, अपराध के आवश्यक तत्वों में 4 प्रकार के अपराध हो सकते हैं। अपराध के जो तत्व हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, वो 4 हो सकते हैं। 4 एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? तो आपने कहा सर, अपराध होने के लिए एक मानव का होना जरूरी है। क्लियर? तो चलिए समझते चलिएगा, मैं समझाता चलूंगा आपको। हम बात कर रहे हैं किसकी? तो फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं आपसे, देखिएगा, अपराध की आवश्यक तत्वों की। अपराध के आवश्यक तत्व की हम बात आपसे कर रहे हैं। इसे क्या बोलेंगे? इसे आप बोलेंगे इसेंशियल एलिमेंट्स
ऑफ क्राइम। भाई एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम क्या होता है, इसी को समझाते हुए मैंने आपको कल पहला आवश्यक तत्व बताया था। क्या बताया था आपने कहा सर ह्यूमन बींग्स के बारे में आपने जानकारी दी थी ना। क्या हमने बताया था आपको, तो आपने कहा सर ह्यूमन बींग्स यानी मानव का होना जरूरी है अपराध के लिए। अपराध के लिए मानव का होना जरूरी है। अपराध कौन करेगा ये बात आपको पता होनी चाहिए। मानव होगा, मानव ही अपराध करेगा, ये बड़ा जरूरी है। ह्यूमन बीइंग ही जो है अपराध करेगा, क्राइम करेगा। अच्छा जी, किसी अपराध को अगर बात करूं, कोई भी अपराध है, किसी अपराध को कानून द्वारा दंडित होने के लिए उसे किसी मानव द्वारा किया जाना जरूरी है। यानी भाई साहब अपराध मानव करेगा या अपराध क्राइम का ब्लेम मानव पर लगेगा, तभी वो एक्चुअल में दंडित किया जा सकता है, पनिशमेंट उसको दी जा सकती है। अच्छा जी ये बताइए, कोई अगर पशु, सिंपल सी बात है, कोई अगर पशु कोई अपराध करता है तो उसका, उस अपराध का कह सकते हैं जिम्मेदार कौन हो सकता है, अपराधी कौन हो सकता है, तो क्या आप बताएंगे कि अपराधी कौन होगा। जैसे सपोज दैट कि आपने एक बैल बांध रखा है, आपने क्या बांध रखा है, एक बैल बांध रखा, आपने एक बैल पाला हुआ है। अब उससे आप क्या करते हो, आप उससे खेत जुतवाते हो, वगैरह वगैरह काम आप लेते हो, ठीक। अब क्या होता है, एक दिन आप अपने बैल को लेके जा रहे होते हो और रास्ते के बगल में, भाई रास्ते के बगल से ले जा रहे थे और पता नहीं क्या हुआ, बैल को भाई गुस्सा आया और बैल उठा, सेकंड साइड घूम गया। सेकंड साइड घूम गया जिससे एक महिला और एक पुरुष, पुरुष के ऊपर कह सकते हैं कि भाई वो उस पर हमला कर देता है बैल। अब जब हमला करता है तो महिला और पुरुष की डेथ हो जाती है। महिला और पुरुष की डेथ हो जाती है यानी महिला और पुरुष जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर ऐसे केस में बनता क्या है, तो ऐसे केस में अपराधी कौन होगा, क्या अपराधी बैल होगा या बैल का मालिक होगा, क्या आपको लगता है। आप हमें बताइए कि उस अपराध, उसका अपराध किस पर आएगा, कि भाई बैल जो मारा है वो किस पर आएगा अपराध, भाई साहब उसके मालिक पर आएगा या बैल पर आएगा। मालिक सीधे हो जाएगा, भाई बैल है, मैंने थोड़ी नहीं करा है, वो तो मेरे बैल ने करा है। तो भाई आप अपराध सिद्ध होगा तो वो बैल के ऊपर अपराध सिद्ध होगा या मालिक के ऊपर, बताइएगा सारे बच्चे। ओके, ज्योति का एक सवाल है, सर हमने जब भी कितनी बार, भाई साहब मैं सही सही बताऊं ना ईमानदारी से, तो 1 मिनट के लिए भी ऐसा नहीं है कि फोन पे कॉल ना आ रहा हो। लगातार कॉल 24 घंटे बोल सकते हैं, अभी लगातार कॉल आ ही रहे हैं, वन बाई वन। तो कॉल इस वजह से पिक नहीं हो पा रहा है थोड़ा सा इस टाइम पर, इसका इशू है। सो डोंट वरी, हम आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी जरूर रिजॉल्व करवाएंगे ज्योति। क्लियर, हाँ बिल्कुल प्रज्ञा सही है आप। मालिक, मालिक का मीन क्या है भाई, कि अब जिसकी लाठी उसकी भैंस ना, ऐसे कुछ एग्जाम्पल है। तो कहने का मतलब ये है भाई जो मालिक होगा ना वो अपराधी सिद्ध हो जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल कई सारे अगर मैं बोलूं प्राचीन काल में तो कई बार देखने को ऐसे मिले हैं कि क्या होता था प्राचीन टाइम में, कि भाई कोई जैसे जमींदार हुआ करता था, तो जमींदार खेत, भाई अपना उसका खेत हुआ करता था, तो उसकी फसल अगर बढ़िया हुई है जमींदार की, और किसी मजदूर का बैल अगर उस जमींदार की फसल में चला गया, तो ऐसे केस में क्या हो गया, अगर बैल ने नुकसान किया तो नुकसान की भरपाई कौन करेगा, तो बैल का जो मालिक होगा यानी जिसका बैल होगा वो नुकसान की भरपाई करेगा। ये चीजें देखने को मिली हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के एक मानव का होना जरूरी है, मानव होगा तभी अपराध सिद्ध होगा, मानव को ही तो दंडित किया जाएगा। अब ऐसा तो नहीं कि आपने कभी ऐसा सुना है क्या कि कोर्ट में ये फैसला आता हो कि भाई बैल को आप दंडित करो, बैल को मारो पीटो, ऐसा कोई सीन तो आता नहीं है ना। तो ये चीज आपने कई बार सुना होगा। अच्छा जी, पहली बात तो आपने क्लियर कर दी कि मानव यानी ह्यूमन बींग्स का होना जरूरी है। दूसरी बात, दूसरा आवश्यक तत्व क्या है, आपने कहा सर दूसरा आवश्यक तत्व है दुराशय। दुराशय, दुराशय को क्या बोलते हैं, तो दुराशय को आप बोलते हैं मेंसरिया। क्या बोलते हैं, मेंसरिया बोलते हैं। अब मेंसरिया क्या है, ये बात आपके लिए बेहद जरूरी है बच्चा। मेंसरिया आपके लिए बेहद जरूरी है, दुराशय आपके लिए बेहद जरूरी है।
दुराशय अगर मैं बात करूं तो अपराध का दूसरा आवश्यक तत्व होता है। दुराशय के संबंध में यह सिद्धांत आपका प्रचलित है कि यह बहुत महत्वपूर्ण कह सकते हैं आवश्यक तत्व के रूप में है। मात्र कार्य ही किसी अपराधी मतलब कोई अगर काम आप करते हैं तो केवल काम ही किसी को अपराधी नहीं बना सकता। यानी आप कोई किसी के खिलाफ गलत काम करते हैं तो वो ही अपराधी नहीं बना सकता, बल्कि अगर आपके मन में अपराध हो तो भी आप अपराधी हो सकते हैं। दुराशय का मतलब है कि आपके अंदर आपके दिमाग में गलत थॉट आना, कुल मिला के आपके कह सकते हैं मस्तिष्क में आपराधिक प्रवृत्ति होना। क्लियर? अगर आपके मस्तिष्क में आपराधिक प्रवृत्ति है तो भाई साहब जाहिर सी बात है आप अपराध के एक आवश्यक तत्व के अंदर आएंगे। कहने का मतलब है कि भाई अगर मैं अभी जैसे आपसे बात करूं तो कह सकते हैं अपराध को गठित करने के लिए आशय और कार्य का होना जरूरी है। तो दुराशय एक प्रकार का आशय है कि यानी आप किसी को क्यों मारना चाहते हो, किसी के साथ अपराध क्यों करना है। सपोज दैट आप कहीं पे मार्केट में जाते हैं और आपसे कोई बदतमीजी करता है तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि भाई अभी तो चलो ठीक है मैं मार्केट में हूँ, इसके साथ 10-20 लोग हैं तो मेरे को मार देंगे, मैं कुछ नहीं बोलूं, लेकिन आपके दिमाग में एक आपराधिक प्रवृत्ति आ जाएगी कि कभी ये अकेले हमको मिला तो इसको जरूर मारेंगे हम। ये कभी आपके दिमाग में आया है? किसी के खिलाफ आ गई हो बात, जैसे महिलाएं हैं तो आपने देखा होगा कि अपनी जेठानी देवरानी सास के खिलाफ साजिश करती है ना माइंड में कि भाई मेरी सास ऐसी है, ये वो दिमाग में चलता रहता है और फिर बाद में कहीं ना कहीं वो आपराधिक प्रवृत्ति के तौर पर काउंट होता है, आपराधिक प्रवृत्ति के तौर पर भी देखने को मिलता है। तो अलग अलग सीन हमारे समाज में देखने को मिलेंगे। दुराशय का मीन बहुत सिंपल सा है कि मन में गलत भावना का आना। जब तक मन में गलत भावना नहीं आएगी तब तक कोई भी अपराध नहीं हो सकता है। यानी अपराध का ये दूसरा आवश्यक तत्व है। अगर कोई मानव है, अगर वो अपराधी है, अपराध करेगा तो उसके मन में जरूर कुछ ना कुछ गलत भावना आएगी। मन में गलत भावना आएगी तभी वो अपराध की ओर उन्मुख होगा। मन में गलत भावना नहीं आएगी तो भाई फिर किस बात का अपराध, ऐसे समझो अपराध तभी होगा जब गलत भावना मन मस्तिष्क में आएगी, दिमाग में गलत भावना चलेगी, तभी अपराध होगा। ठीक, ओके भाई विकास यादव, एप्लीकेशन पर क्लास चलने का टाइमिंग आपको शेड्यूल बता दिया जाएगा, आज मैं अभी बता दूंगा। क्लियर? चलिए कॉन्सेप्ट पर अभी फोकस करिएगा, जो टाइम वगैरह का इशू है वो मैं क्लियर कर दूंगा, बाकी कोई इशू होता है तो आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा, वहां पर भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, मैंने कहा मानव होगा तो उसके अंदर गलत भावना आएगी तभी तो भाई वो अपराध करने की कोशिश करेगा ना। जब तक गलत भावना नहीं है आपके अंदर तब तक क्या अपराध हो सकता है? तो आप कहेंगे नहीं सर, विदाउट गलत भावना के बिना दिमाग में कुछ गलत आए आपराधिक प्रवृत्ति हम नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार से कोई अपराध नहीं हो सकता है। अच्छा जी, अब जब मन में आपकी गलत भावना आ गई तो आप क्या करेंगे? तो आप भाई फिर उस पर अमल करेंगे ना, आपराधिक कार्य करेंगे यानी क्रिमिनल एक्ट करेंगे। थर्ड एलिमेंट पे अगर मैं बात करूं तो आप क्या करेंगे? आपने कहा सर आपराधिक कार्य करेंगे। आपराधिक कार्य मतलब इसी को आप बोलते हैं क्रिमिनल एक्ट। फिर आप क्या करेंगे? आपने कहा सर हम करेंगे क्रिमिनल एक्ट। क्लियर? क्रिमिनल एक्ट करेंगे, आपराधिक कार्य करेंगे। अब भाई जब आप आपराधिक कार्य करोगे तब क्या होगा? अब जब भाई किसी के खिलाफ आप गलत काम कर दोगे तो भाई गलत काम जब आप करोगे तो मानव को क्या होगी? हानि तो होगी ना, किसी न किसी को हानि होगी। तो इसके बाद अगला आवश्यक तत्व हो जाएगा मानव की अपहानि। अपहानि का मीन क्या है कि डैमेज होगा, कुछ ना कुछ नुकसान होगा। तो इसके बाद अगला आवश्यक तत्व फोर्थ नंबर का कि मानव की अपहानि।
अपहानी, यानी डैमेज आपका हो जाएगा, कुछ ना कुछ डैमेज होगा। ठीक, कहने का मतलब ये है मेरे भाई, कहने का मतलब ये है कि किसी भी अपराध के होने के लिए, किसी भी अपराध के होने के लिए एक मानव का होना जरूरी है, और मानव के अंदर गलत भावना का होना जरूरी है, मंसरिया यानी गलत सोच, गलत विचार, गलत भावना, आक्रोश, ये चीजें होने जरूरी है। अगर ये चीजें हैं तो वो फिर क्या करेगा, अपना आपराधिक कार्य करेगा, क्रिमिनल एक्ट करेगा। यानी ये बातें हैं तो फिर उसके दिमाग में आएगा कि नहीं भाई, मेरे को अब आपराधिक प्रवृत्ति करनी चाहिए, मेरे को अब मारना है तो मारना है। फिर इसके बाद भाई जब वो ऐसा काम करेगा तो जाहिर सी बात है नुकसान होगा, डैमेज होगा। क्लियर है, डैमेज होगा तो उसके बाद तो भाई कह सकते हैं कि फिर वो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। क्लियर, समझ आया? अगर ये तो मैंने एक आपसे तत्व बताया, देखिए यहाँ पर जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो भी आपके लिए जरूरी है। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेप की बात क्या आ रहा है ना। मानो है, मानो के अंदर गलत भावना आई, उस गलत भावना के थ्रू उसने आपराधिक काम किया, आपराधिक काम किया तो किसी न किसी को डैमेज होगा, कुल मिला के अपहानी होनी तय है। अच्छा जी, ये तो एक अलग बात है। ठीक, चलो आगे बात करते हैं स्टेज ऑफ क्राइम की, कि क्राइम के कौन कौन से स्टेज हो सकते हैं। ठीक, स्टेज ऑफ क्राइम क्या हो सकता है, समझिएगा। क्या बात करेंगे हम बात करेंगे स्टेज ऑफ क्राइम की। देखिए मेरे भाई, अगर आपसे कहा जाए स्टेज ऑफ क्राइम तो क्या हो सकता है स्टेज ऑफ क्राइम, समझिए। स्टेज ऑफ क्राइम, स्टेज ऑफ क्राइम के अंदर फर्स्ट स्टेज क्या हो सकती है, तो फर्स्ट स्टेज आप कहेंगे सर जी आशय होना चाहिए। आशय मतलब कि भाई साहब इंटेंशन, इंटेंशन का नाम आपने कभी सुना है कि नहीं सुना है, तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल सुना है। तो इंटेंशन होना जरूरी है। पहली बात कि अपराध कब होगा, जब आशय होगा कि आप अपराध क्यों करना चाहते हो, इस बात का आशय आपके पास होना चाहिए। अगर आशय है तभी आप अपराध करोगे, यानी अपराध क्यों कर रहे हो, क्यों का जवाब तो है ना, इंटेंशन तो होगा ना। अब भाई पहले तो आशय हो गया, इंटेंशन हो गया कि मेरे को मारना है उसको, उसने मेरी बेइज्जती करी थी ना, ऐसी बात आई कि उसने मेरी बेइज्जती करी थी, उसको मुझे मारना है, सिंपल सी बात है। तो भाई साहब पहले आपका इंटेंशन होगा कि मारना है। अब जब आपके दिमाग में इंटेंशन हो गया कि मारना है, फिर आप क्या करोगे, तैयारी करोगे। क्या करोगे, तैयारी करोगे। तो सेकेंड जो आपका स्टेप होगा वो क्या होगा, तैयारी का। अभी इंटेंशन आपका बन गया है, अब आप क्या कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो। क्या कर रहे हो, आप कहेंगे सर जी प्रिपरेशन करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे। अच्छा जी, चलो आपने तैयारी कर ली कि भाई साहब ऐसे मारना है, एकदम तैयार हो गए कि भाई पहुंच के उसको पहले लाठी से मारना है, फिर गिरा के चप्पल चप्पल से मारना है, या वगैरह वगैरह जो भी आपराधिक प्रवृत्ति हो आपकी, जो आपने सोचा हो। मैं ऐसे रैंडम सा बता रहा हूँ कि भाई जैसे दो गुटों में लड़ाई होती है, आपने कई बार देखी होगी कॉलेज टाइम पर, कि किसी ने, कोई दो मित्र हैं आपके, वो लड़े पड़े हैं कि भाई चल देख लूंगा तुझे, तो मिल गया रास्ते में, तब देखूंगा तुझे, तुझे ये करूंगा वो करूंगा वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब ये भाई साहब, सबसे पहले क्या बनता है, तो आपने कहा सबसे पहले इंटेंशन बनता है। इंटेंशन बनने के बाद हम करते हैं प्रिपरेशन, तैयारी, कि भाई मारना कैसे है। अब जब तैयार हो गए, जब तैयार हो गए तब क्या करेंगे, तब भाई साहब प्रयास करेंगे ना, अटेम्प्ट करेंगे किसी पर, हमला तो करेंगे, कि भाई मारना है तो हमला तो करना पड़ेगा। तब क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, अटेम्प्ट ना। चलिए बहुत सारे सवाल हैं आप सबके, उस पर भी मैं आऊंगा वन बाय वन करके, डोंट वरी। तो अभी क्या करेंगे हम, तो थर्ड पर हम करेंगे प्रयास, प्रयास ना, प्रयास को बोलते हैं अटेम्प्ट, प्रयास करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा जी, चलिए अटेम्प्ट आपने कर दिया, यानी पहले आपका इंटेंशन बना, प्रिपरेशन करा, फिर अटेम्प्ट किया।
अब जब अटेम्प्ट कर दिया तब क्या होगा भाई, अब जब अटेम्प्ट कर ही दिया है तब कार्य तो समाप्त होगा ना, जाहिर सी बात है, निष्पादन तो होगा, कार्य का एग्जीक्यूशन तो होगा ना, कार्य अब समाप्त होगा। किसी को मारोगे तो ऐसा नहीं कि मारते रह जाओगे 10-20 घंटे तक, तो मतलब फोर्थ स्टेप पे क्या आएगा, फोर्थ स्टेज, तो आप कहेंगे कार्य का निष्पादन होगा। क्या होगा, कार्य का निष्पादन, कार्य का निष्पादन होगा। क्लियर, एक्सक्यूशन ऑफ वर्क। क्लियर, तो ये आपका फोर्थ नंबर का स्टेज हो जाएगा। तो ये 4 स्टेजेस आपको देखने को मिलेंगे। पहला इंटेंशन, सेकंड प्रिपरेशन, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ कार्य का निष्पादन। तो ये 4 स्टेजेस आपको मेजर तौर पर देखने को मिलेंगे। 1 बाय 1 करके सब पर मैं डिटेल चर्चा आपसे करूंगा। उससे पहले कुछ हमारे साथियों के सवाल हैं, मैं इनको अटेंड कर लेता हूं। ओके 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 ओके, धन्यवाद भाई शिवा एंड ऑल। हाँ बिल्कुल, एप्लीकेशन पर स्मिता आज टाइमिंग क्लियर करके बता दी जाएगी ना, डोंट वरी, आज टाइमिंग आपको क्लियर करके बता दी जाएगी कि इतने बजे ये वाली बैच में ये वाली क्लास होगी। ठीक, आज आप मैनेज कर लीजिए, आज अभी बता दिया जाएगा ना मेरी क्लास के बाद, क्लियर मैं कर दूंगा कितने बजे आपकी प्रॉपर रेगुलर क्लास होगी, सो रेगुलर क्लास आप लोग अटेंड कर पाएंगे। क्लियर, चलिए, बाकी कोई दिक्कत हो तो बताएं। हाँ बिल्कुल, प्रॉपर वे में विकास क्लासेस चलेंगे, मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ पा रहा हूँ। ठीक, चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पर वापस। बात कर रहे हैं हम स्टेज ऑफ क्राइम की, तो 4 स्टेज मैंने आपको क्राइम के बताए हैं। फर्स्ट इंटेंशन, इंटेंशन को बोला जाता है आशय। आशय का मीन क्या होता है, आशय का मीन तो मैंने आपको पहले बताया कि अपराध का पहला चरण है। पहले आप सोचोगे, किसी भी व्यक्ति के मन में भाई साहब आशय उत्पन्न होगा ना कि किसी को, अब समझिए कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं। सपोज दैट मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आप अपनी मित्र मंडली के साथ में हो, ठीक, और आप अपनी क्लास में हो, आप मित्र मंडली के साथ में 4 लोग आपके साथ में है, तो कोई व्यक्ति आपको आता है, एक थप्पड़ लगा देता है। भाई एक थप्पड़ वो लगा दिया, अब आपकी हो गई बेइज्जती। ठीक, बेइज्जती हो गई। अब उस टाइम पे आपने उसे कुछ बोला नहीं क्योंकि आपके साथ में लोग थे, आपको लगा मैं भी ऐसा बिहेव करूंगा तो हो सकता है मेरी इमेज खराब हो, वो सोचकर आपने उस टाइम पर नहीं बोला। बट आप घर गए तो आपके दिमाग में वो बात आई कि भाई उसने थप्पड़ मेरे को मारा है, तो इसका बदला मेरे को लेना है। अब बदला लेना है तो आपके दिमाग में एक इंटेंशन बन गया कि इससे बदला लेना है मुझे। ठीक, तो ये इंटेंशन हो गया। अब इंटेंशन आपका बना तो फिर आपके दिमाग में आया कि बदला लेंगे कैसे, तैयारी भी तो होनी चाहिए, मारना है किसी को, बदला लेना है, तो कैसे बदला लेंगे, उसके पीछे की अपनी तैयारी होनी चाहिए ना। तब तैयारी के लिए आपने एक योजना बना दी कि भाई ऐसे मारना है, ये काम करना है। तैयारी करने के बाद फिर आपने क्या करा, प्रयास करा, अटेम्प्ट करा मारने के लिए कि भाई अब चल मारते हैं, और फिर भाई फाइनली आपने कार्य को समाप्त कर दिया, कार्य जो है कंप्लीट कर लिया। ठीक, क्लियर है भाई, बताओ जल्दी से। ओके, चलो यहां तक आपको समझ में आया होगा। आशय समझ में आ गया सारे बच्चों को? आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल सर, आशय क्लियर हो गया, प्रिपरेशन क्लियर हो गया कि आप क्या करोगे, आप तैयारी करोगे ना, मारने की तैयारी करोगे। उसी से संबंधित अगर मैं कुछ धाराओं की बात करूं तो कुछ धाराएं आपकी हो सकती हैं, जैसे कि युद्ध की तैयारी होती है। क्या करते हैं आप, युद्ध के लिए तैयार होते हैं कि नहीं होते हैं? क्या मैंने कहा आपसे, मैंने आपसे कहा कि आप युद्ध के लिए तैयार होते हैं, क्या करते हैं, युद्ध की तैयारी। ठीक, युद्ध की तैयारी करते हैं। अब युद्ध की तैयारी करोगे तो कौन सी धारा के अंदर आएगी, बीएनएस की कौन सी धारा के अंदर, तो याद रखिएगा धारा 149 के अंदर युद्ध की तैयारी को लेकर बात कही गई है। 149 के अंदर युद्ध की तैयारी की बात की गई है। अच्छा जी, युद्ध की तैयारी के बाद आगे, तो आगे जैसे मैं आपसे कहूं कि भारत सरकार से संबंधित संबंध रखने वाले जो
लोग हैं या राज्य क्षेत्र है उसमें लूटपाट की तैयारी। तो भारत के राज्य क्षेत्र में लूटपाट की तैयारी, भारत के राज्य क्षेत्र में लूटपाट की तैयारी। अब भाई साहब भारत के राज्य क्षेत्र में लूटपाट की तैयारी की बात होगी तो ये कौन सी धारा के अंदर आएगा, कौन सी धारा के अंदर आएगा? तो धारा 154 के अंदर आएगा। अच्छा जी, इसके बाद मैं आपसे कहूं भाई साहब डकैती की तैयारी की, अगर मैं आपसे बात करूं भाई डकैती की तैयारी क्या करनी है, डकैती की तैयारी कौन सी धारा के अंदर आएगा? तो धारा 310 की जो है क्लॉज 4 में आएगा। क्या मैं कह रहा हूं? धारा 310 के 4th क्लॉज में क्या आएगा भाई? डकैती की तैयारी, डकैती की तैयारी। क्लियर? तो ये कुछ तैयारी है, जब आप कोई भी क्राइम करते हो तो अपने आप को पहले प्रिपेयर करते हो। ठीक, युद्ध करने जाते तो भी प्रिपेयर करोगे, लूटपाट करने जाओगे तो भी प्रिपेयर करोगे, और कह सकते भाई साहब डकैती करने जाओगे तो भी प्रिपेयर करोगे। सबकी बात करेंगे अच्छे से। ठीक, अब सेकेंड थिंग, थर्ड पे क्या है भाई? प्रयास, अटेम्प्ट। अटेम्प्ट का मतलब क्या है भाई? अभी आप गुनाह करोगे ना तो क्या करोगे? जाके पहले तो अटेम्प्ट करोगे ना। ये दो काम करने के बाद तैयारी आपकी हो गई, तो तीसरे स्टेप पे क्या करोगे? हमला करोगे, अटेम्प्ट करोगे। क्लियर? ये आपका तीसरा चरण होगा। क्लियर? अब आप समझ रहे, अब आप करेंगे प्रयास। तो प्रयास से संबंधित भी कुछ धाराएं हैं। जैसे प्रयास करेंगे तो हो सकता है आप हत्या का प्रयास कर रहे हो ना, किसी के भाई मर्डर का प्रयास कर रहे हो, प्रयत्न कर रहे हो, हत्या का प्रयास कर रहे हो, या हो सकता है आपराधिक मानववध का प्रयत्न कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो सकता है लूट का प्रयास कर रहे हो। तो अलग अलग प्रयास से भी संबंधित धाराएं हैं, उन पर भी थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक, चलो बात हम कर लेते हैं इसको। बताइएगा किसी बच्चे को कोई डाउट होगा ना। ये हो गया। ठीक, अब देखो हम बात करते हैं प्रयास की। प्रयास की मैं आपसे चर्चा करूं तो क्या क्या हो सकता है प्रयास के तौर पर? तो मैंने कहा कि आप किसी की हत्या का प्रयास कर सकते हैं। हत्या का प्रयास बीएनएस की कौन से धारा के अंदर आएगा? तो धारा 109 के अंदर। कौन से अंदर? तो आप बताएंगे सर, धारा 109 के अंदर, 109 के अंदर हत्या का प्रयास सम्मिलित होगा। हत्या का प्रयास जो होगा वो सम्मिलित होगा धारा 109 के अंदर, हत्या का प्रयास। ठीक, हत्या के बाद अगर मैं बात करूं आपराधिक मानववध का प्रयत्न, आपराधिक मानववध का प्रयत्न कौन सी धारा के अंदर आएगा? तो धारा 110 के अंदर, आपराधिक मानववध का प्रयत्न। ठीक, आपराधिक मानववध का प्रयत्न आएगा धारा 110 के अंदर। इसके बाद धारा 309 के अंदर हम बात करते हैं। धारा 309 के 5वें क्लॉज में बात किसकी होगी? तो आप कहेंगे सर जी लूट करने का प्रयत्न। किसका प्रयत्न? तो आप कहेंगे सर लूट करने का प्रयत्न। लूट करने का प्रयत्न धारा 309 की 5वें क्लास में आपका सम्मिलित है। तो ये स्टेज ऑफ क्राइम हो सकता है, ये स्टेज ऑफ क्राइम है, नोट करिएगा जल्दी से, स्टेज ऑफ क्राइम। फिर हम 4th नंबर पे बात करेंगे कि भाई कार्य का निष्पादन कैसे होगा, उस पर भी हमारी चर्चा होगी। ठीक, कार्य का निष्पादन ये क्राइम का लास्ट चरण होगा, लास्ट स्टेप होगा। इसके बाद अपराध पूरा हो जाएगा, ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद अपराध पूरा हो जाएगा।
नोट कर लें आप क्या मैं कह रहा हूं। इसके बाद अपराध पूरा हो जाएगा। ठीक भैया, इसके बाद अपराध जो होगा वो पूर्ण हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, क्लियर है? जल्दी से बताओ, फिर मैं एक एक टॉपिक पर आपसे बहुत अच्छे से डिस्कस करता हूँ। किसी का कोई सवाल हो तो देख लीजिएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत सारे बच्चों के सवाल आ रहे हैं। ओके, क्या सवाल है भैया? अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा क्या है सर? अभी बताएंगे बच्चा, डोंट वरी। एंड विकास का क्या सवाल है भाई? ओके स्मिता, थैंक यू। विकास का सवाल है सर, आप कॉल पर बात करना है, कैसे किस टाइम पर कॉल करूं सर बताइए? एप्लीकेशन पर परचेज करके जुड़ सकता हूं? हम बिल्कुल जुड़ सकते हैं विकास, डोंट वरी। कॉल का टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ सारे बच्चों को, जो भी हमारे मेन मेन बच्चे हैं सुन लो। क्लास का टाइमिंग कब मेरे पास फोन होगा, लगातार आपकी कॉल आते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि मॉर्निंग में 11 बजे से 1 बजे तक, ठीक, 11 से 1 के बीच आप लोग कॉल कर सकते हैं, कॉल आपका पिक हो जाएगा। ठीक, 11 से 1 के बीच कॉल कीजिएगा। क्लियर? एएम भाई, पीएम ना कर लो, एएम। ठीक, तो आप कॉल करेंगे तो पिक हो जाएगा। क्लियर? और बाकी बतियाइए नहीं भैया। क्लियर? सारे बच्चे फोकस करिए थोड़ा सा, मतलब सुबह 11 से 1 के बीच आप कॉल करिएगा तो आपका कॉल जो है श्योर रूप से पिक हो जाएगा। ठीक, चलो ओके। और बाकी कोई डाउट होगा तो बताइएगा। अच्छे से समझिए चीजों को, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझेंगे तभी सीख पाएंगे। ओके विकास एंड ऑल, देखिएगा। हो गया? क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हेडिंग बनाइएगा, दुराशय। दुराशय को आप बोलते हैं मेंसरिया। मेंसरिया को थोड़ा सा डिटेल में हम समझते हैं कि आखिर मेंसरिया है क्या, और अपराध की ये 4 मुख्य तत्व हमने आपको बताए हैं ना। क्या 4 मुख्य तत्व बताए हैं? तो आप कहेंगे सर एक ह्यूमन का होना जरूरी है, मेंसरिया का होना जरूरी है, एक्ट का होना जरूरी है, और डैमेज का होना जरूरी है। ये अपने दिमाग में सेट करके रखिएगा। हमेशा एक सवाल इससे हमेशा आपका बनेगा। क्या सवाल बनेगा? मतलब अपराध के प्रमुख तत्व, यानी आप कह सकते हैं एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम। क्या मैं कह रहा हूं बच्चा? मैं कह रहा हूं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। ये एकदम रट लीजिए, सीरियल से रट लीजिए। रट लेने का मतलब सिंपल सा है कि आपको याद रहना चाहिए क्या क्या स्टेप, क्या क्या मतलब क्राइम के एलिमेंट होंगे। तो 4 एलिमेंट होंगे। एक आपका ह्यूमन यानी व्यक्ति का होना जरूरी है, मेंसरिया का होना जरूरी है ना, मेंसरिया को आप कहते हैं सर दुराशय। और थर्ड, एक्ट का होना जरूरी है, यानी आपराधिक प्रवृत्ति, यानी आप कह सकते हैं इसको ओमिशन भी कह सकते हैं ना, और कह लो ओमिशन। क्लियर? एंड फोर्थ आप कहेंगे मास्टर साहब डैमेज। डैमेज का होना जरूरी है। ठीक, तो ये इतने से आपका सवाल बनता है, यहां से बहुत अच्छा सा सवाल बनता है, इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में कर देता हूं ना। याद रखिएगा सारे बच्चे। ठीक, ये इसका सीरियल पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, सीरियल पूछा जाता है आपके पेपर में। ये आपका पहले नंबर पे आएगा, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे। इसका सीरियल मिस मत करिएगा, सीरियल मिस मत करिएगा। यानी पहला तत्व आपका ह्यूमन, दूसरा मेंसरिया, तीसरा एक्ट और चौथा डैमेज। वैसा नहीं मेंसरिया को एक्ट के नीचे कर दो, थर्ड नंबर पे मेंसरिया कर दोगे गड़बड़ हो जाएगा। इस बात को ध्यान में अपने अंदर अच्छे से रखिएगा। मेंसरिया को आपको सेकेंड नंबर पे रखना है। ठीक, समझ में आया सारे बच्चों को? बताइएगा। क्लियर? बताएं। हाँ जी। नहीं भैया, कोई भी दिक्कत आपको नहीं लेनी है, चीजों को समझना है अच्छे से, फिर आपको आगे बढ़ना है। ठीक, हेडिंग बनाइएगा मेंसरिया। हेडिंग क्या आप बनाएंगे? मेंसरिया दुराशय। ठीक, हेडिंग बना लीजिए भैया,
दुराशय समझते हैं इसको डिटेल में। समझिए क्या बात कर रहे हैं हम, दुराशय की बात कर रहे हैं। इसी को आप मंसरिया बोलते हो। दुराशय का मीन क्या होता है डिटेल में समझिएगा, और इसके हम केसेस पर भी बात करेंगे, ढेरों केसेस आपके होंगे। दुराशय की बात करें तो दुराशय यानी मंसरिया एक आपका इसेंशियल एलिमेंट है क्राइम का। अपराध में अगर आप देखें तो इंटेंशन और एक्ट दोनों का होना जरूरी है। इंटेंशन और एक्ट दोनों का होना जरूरी है। अपने आप में ये दोनों दंडनीय नहीं है, बट हाँ इंटेंशन और एक्ट होगा तभी अपराध हो सकता है। और इंटेंशन और एक्ट कहाँ होगा, तो माइंड में होगा। आमतौर पर अगर मैं बात करूं तो दुराशय मतलब सोची गई बात कुल मिला के चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन वो अपराध की कैटेगरी के अंतर्गत आएगी। ठीक, क्लियर है भाई? क्लियर? कुल मिला के आप ऐसे कह सकते हैं भाई साहब, किसी भी अपराध को होने के लिए, किसी भी अपराध को होने के लिए दुराशय मंसरिया का होना जरूरी है। अगर मंसरिया नहीं होगा तो क्राइम नहीं होगा। तो यानी मंसरिया आप कह सकते हैं सर क्राइम का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। क्लियर? क्राइम में दो चीज है मंसरिया में, मंसरिया की क्राइम में कह लो सर जी इंटेंशन का होना जरूरी है। ठीक, सेकंड थिंग एक्ट का होना जरूरी है। इंटेंशन और एक्ट होगा तभी क्राइम होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब भाई साहब मंसरिया छोटी हो या बड़ी हो दोनों आपके लिए जरूरी है। ठीक, क्लियर है? और मंसरिया का मतलब क्या है भाई? मंसरिया का मतलब है मन में विचार। मन में विचार वो कैसा, तो आप कह सकते हैं सर जी गलत विचार। मन के अंदर गलत विचार जो है वही एक प्रकार से मंसरिया या फिर दुराशय का काम करता है। आपकी इच्छा, आपके अंदर जब कोई इच्छा होगी अपराध करने की तभी आप अपराध करोगे। आपके अंदर अपराध करने की इच्छा नहीं होगी तो फिर आप अपराध नहीं करोगे। ठीक, अब आप समझे, अगर मैं प्राचीन काल में आपसे बात करूं तो प्राचीन काल में अपराध और अपकृत, अपकृत यानी टॉट आपने सुना होगा, इन दोनों के बीच डिफरेंस पाया जाता था। कुछ ऐसे भी अपराध होते थे जो बिना दुराशय के भी अपराध माने जाते थे। कुछ ऐसे अपराध एक टाइम पर थे जो बिना दुराशय बिना मंसरिया के भी उन्हें अपराध की कैटेगरी में रख दिया जाता था। जैसे एक है व्यवहरण का यानी किडनैपिंग। किडनैपिंग भले ही ले जाने वाला जो है, ले जाने वाले का आशय गलत ना हो लेकिन फिर भी वो अपराधी है। यहाँ पे दुराशय का मतलब सिर्फ सिंपल सा है, मंसरिया का मतलब है मन में गलत विचार यानी मन के अंदर गलत आशय का होना, गलत आशय का होना। आशय यानी आप कह सकते हैं बैड इंटेंशन का होना। अगर भाई साहब बैड इंटेंशन होगा ना तभी ना व्यक्ति जो है गलत काम करेगा। बैड इंटेंशन होगा, और बैड इंटेंशन कहाँ होता है? माइंड में होता है, मन के विचारों में होता है। अच्छा जी ये बताओ, अगर मैं इन एंशिएंट पीरियड बात करूं कि भाई साहब अगर आपकी किडनैपिंग हो रही है, क्या हो रही? किडनैपिंग हो रही है, सपोज दैट। तो किडनैपिंग हो रही है, अब किडनैपिंग करने वाला जो करने वाला है अगर वो गलत इंटेंशन से नहीं कर रहा, उसका करने वाला अगर उसका इंटेंशन भाई साहब गलत नहीं है, गलत नहीं है तो भी तो अपराधी ही घोषित होगा ना, तो भी तो अपराधी होगा ना। अब जैसे दो विवाह करने वाला, अब आपको पता है कि हिंदू में एक ही विवाह होता है। ठीक, अब कोई दो विवाह कर लेता है तो ऐसे केस में फिर भी तो वो अपराधी हो जाएगा ना। उसका दुराशय भले ही किसी को कष्ट पहुंचाना हो या ना हो, मतलब उसका उद्देश्य किसी को कष्ट पहुंचाना हो, उसके दिमाग में हो या ना हो, लेकिन फिर भी वो आपराधिक प्रवृत्ति के अंतर्गत काउंट किया जाएगा। अब समझिएगा, अगर मैं आपसे बात करूं भारतीय न्याय संहिता में,
तो भारतीय न्याय संहिता में दुराशय के स्थान पर कुछ अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। वो अलग शब्द कौन कौन से हैं थोड़ा सा समझिएगा। यानी अगर मैं बीएनएस की बात करूं तो बीएनएस के अंदर दुराशय वर्ड को ही कुछ अलग तरीके से पेश किया गया है। जैसे कोई भी चीज आपकी कह सकते हैं स्वेच्छा से हो रही है, क्लियर, कोई सी स्वेच्छा से हो रही है या आशय ही था या जानबूझकर कोई काम किया गया हो, धोखे से कोई काम किया गया हो, बेईमानी से कोई काम किया गया हो, द्वेषपूर्वक कोई काम किया गया हो, असावधानी से कोई काम किया गया हो, तो ये सारा ही सारा एक प्रकार से दुराशय की कैटेगरी के अंतर्गत ही काउंट किया जाता था। कैसे? तो समझिएगा मैं आपसे क्या कह रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि भारतीय न्याय संहिता में दुराशय के स्थान पर कुछ अन्य शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। लिखिएगा वो अन्य शब्द कौन कौन से हैं। क्या मैं कह रहा हूं भारतीय न्याय संहिता में दुराशय के स्थान पर कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्रयोग हुआ है। अब भाई साहब वो अन्य शब्द कौन कौन से हैं समझिएगा। अन्य शब्दों में जैसे आप किसी भी काम को स्वेच्छा से करते हैं, मान लीजिए आप कोई क्राइम कर रहे हैं, उसमें आपकी स्वयं की इच्छा है, यानी स्वेच्छा से अपराध किया तो वो दुराशय की श्रेणी के अंतर्गत ही आएगा। क्लियर? क्या बोलेंगे इसको? तो वॉलेंटरली बोलेंगे ना। क्लियर? यानी स्वेच्छा से और क्या हो सकता है शब्द? मान लीजिए आपका आशय था, इंटेंशन से, आशय से, तो वो भी एक प्रकार से दुराशय के रूप में ही देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए इंटेंशन है तो इंटेंशियली अगर आपने कोई काम करा है, ठीक, तो भी आपका वो दुराशय की कैटेगरी के अंतर्गत ही आएगा। ठीक, अब आशय के बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि आपने कोई काम जानबूझकर किया है, आपको पता है कि किसी व्यक्ति को इससे नुकसान हो सकती है, तो जानबूझकर आपने किया है, तो जानबूझकर अगर आपने किया है तो भी वो क्या होगा साथियों? वो भी दुराशय के अंदर ही आएगा। नोविंगली ना, जानबूझकर अगर कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति आपने की है। आगे अगर बात करें आपसे तो भाई धोखे से अगर आपने कोई काम किया है, धोखे से, तो भी दुराशय की कैटेगरी के अंतर्गत आ सकता है। धोखे का मतलब क्या हो जाएगा? फ्रॉडेंटली ना। ठीक, आगे मैं बात करता हूं, फोर्थ नंबर हो गया धोखे से। फिफ्थ नंबर लिखिएगा बेईमानी से अगर आपने किया है तो भी। ठीक, बेईमानी से अगर हुआ है, ऐसे ही बेईमानी के बाद आप लिख सकते हैं और भी। बेईमानी को आप बोलते हैं डिसऑनेस्टी, यानी गलत, अगर आप कह सकते हैं व्यवहार या फिर गलत, डिसऑनेस्ट आप है ना, ईमानदार नहीं है, बेईमान है, या फिर आपने भ्रष्टता पूर्वक किया है, उपेक्षा से किया है। क्लियर? डिसऑनेस्टी। ठीक, आपने उपेक्षा से किया है, उपेक्षा से किया है। ठीक, नेग्लिजेंस, लिख सकते हैं नेग्लिजेंटली। ठीक, और 6 हो गया, 7 नंबर लिख लो, भ्रष्टता पूर्वक किया है।
ये टर्म लिखिएगा, कहीं कहीं पे आपसे पूछा जाता है, बताइए भाई भ्रष्टता पूर्वक किया गया कार्य दुराशय की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा? आपसे आ गया दूषित रीति से किया गया कार्य, यानी करप्टली अगर कोई काम किया गया है तो क्या वो आएगा कि नहीं आएगा? क्या मैं कह रहा हूं? दूषित रीति से किया कार्य क्या ये आएगा कि नहीं आएगा? तो याद रखिएगा ये सारा आपका बीएनएस के अकॉर्डिंग दुराशय के स्थान पर ये वर्ड यूज किए जाते हैं। ये सारे वर्ड आप अपने दिमाग में रखिएगा कि भाई साहब ये सारे मेंसरिया से ही कनेक्टेड वर्ड है, ये सारे वर्ड आपके मेंसरिया से जुड़े हुए हैं, मेंसरिया के अंतर्गत ही इन्हें भी काउंट किया जाता है। ये भी एक प्रकार से मेंसरिया के ही टर्म में यूज किए जाते हैं ये सारे वर्ड। जल्दी से नोट करिए मेरे भाई सारे बच्चे। ओके भाई विकास जी, डोंट वरी। हाँ ये क्लास तो जो थी इसी टाइम पे होती है, 9 बजे ही ना, ये वाली क्लास 9 बजे ही होती है, तो आप डेली 9 बजे कनेक्ट कर सकते हैं बीएनएस के लिए, ठीक? ओके हाँ, ह्यूमन रॉन्ग थॉट, वेरी गुड महेश एंड ऑल। भाई जाहिर सी बात है, मानव के अंदर की जो गलत प्रवृत्ति होगी, मानव के अंदर की गलत भावना होगी, वही आपका दुराशय है, ठीक? अब वो स्वेच्छा से हो, बेईमानी से हो, धोखेधड़ी से हो, या फिर और भी उसके पीछे कई सारे रीजंस हो, वो अलग बात है, ठीक? हाँ बिल्कुल अर्पित, आप तैयारी कर सकते हैं एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम की, एप्लीकेशन से बैचेस को ज्वाइन करके अपनी तैयारी बेहतर वे में कर सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन पर सारे बैचेज अवेलेबल हैं, वहां से जाके ज्वाइन कीजिएगा, जिसमें जुडिशरी के सारे स्टेट के बैचेज मिल जाएंगे, और जुडिशरी फाउंडेशन का बैच आपको मिल जाएगा, एलएलबी, बीएलएलबी, यूजीसी नेट, ऑल इंडिया बार एग्जाम, एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम जैसे विभिन्न बैचेज अवेलेबल हैं, तो उनकी जानकारी आप एप्लीकेशन के थ्रू ले सकते हैं, ठीक? चलिए भैया बहुत बढ़िया, यहाँ तक आप सबने सीखा, उम्मीद करेंगे सारा समझ में आया होगा। चलिए अब कुछ इससे रिलेटेड केसेस पर मैं बात करता हूं। एक केस था आर बनाम प्रिंस का, केस था 1875 का। तो दुराशय से संबंधित मेंस्ट्रुआ से रिलेटेड केसेस की बात करते हैं ना। केस का नाम क्या था? तो केस का नाम था आर वर्सेस प्रिंस का केस था, आर वर्सेस प्रिंस का केस था। कब का केस था? तो 1875 का केस था। ये मामला पूरा था क्या, इस पूरे मामले को समझिएगा। इस मामले के अंदर अभियुक्ति हेनरी प्रिंस जो था, एनी फिलिप्स नाम की जो एक लड़की थी, एनी फिलिप्स नामक एक लड़की को उसके पिता की इच्छा के विरुद्ध ले जाता है। उसमें क्या मैंने कहा, हेनरी प्रिंस एक व्यक्ति था और एक लड़की थी जिनका नाम क्या था? तो एनी फिलिप्स नाम था उसका, एनी फिलिप्स नाम था। वो उसे उसके पिताजी की इच्छा के विरुद्ध लेकर जाता है। वह उसे 16 वर्ष से अधिक समझता है, जबकि उसकी आयु एक्चुअल में 14 वर्ष से ज्यादा थी। कहने का मतलब ये है कि भाई साहब वो प्रिंस उसको समझता है कि ये लड़की 16 साल से अधिक है, 16 साल से अधिक है, बट उसकी एज जो है वो 14 साल से ज्यादा थी, बस 16 से कम ही रही होगी, 14 से ज्यादा थी। ऐसे केस में न्यायाधीश ब्लैकबर्न ने क्या कहा है? तो न्यायाधीश ब्लैकबर्न ने इस पर कहा है कि इस मामले में कॉमन लॉ का नियम जो है लागू नहीं होता है, कॉमन लॉ का नियम लागू नहीं होता है, और बिना दुराशय, कह सकते हैं बिना दुराशय के दंडित नहीं किया जा सकता, बिना मेंसरिया की से दंडित नहीं किया जा सकता। उसे दोषी ठहराया गया, बट कह सकते हैं वहां पर उसका कोई इरादा नहीं था कि वो लड़की को जो है कह सकते हैं कि चोट पहुंचाए या लड़की को दिक्कत में डाले, ऐसा कोई भी इरादा उसका नहीं था, बट वो दोषी ठहराया गया उसे, लेकिन पूरी तरह से कह सकते हैं मेंसरिया के तौर पर दंडित नहीं किया जा सकता। यानी ये देखा नहीं जा सकता कि उसने गलत इरादे से लेके गया है, ऐसा नहीं जो है देखा जा सकता। उसने माना कि भाई लड़की जो है बालिग है, 16 साल प्लस है, और लेकिन उसकी आयु थोड़ी सी कम थी, तो ऐसे केस में उसे दोषी तो ठहराया गया, बट दुराशय उसका गलत साबित नहीं किया गया। दुराशय के
से कह सकते हैं दंडित नहीं किया जा सकता है, ऐसी बात कही थी न्यायाधीश थे जिनका नाम था ब्लैकबर्न। ठीक, समझ आया? मैंने इस केस में क्या बताया? मैंने इस केस में बताया कि एक लड़का था जो क्या नाम था उसका? उस लड़की का नाम था दोस्त हेनरी प्रिंस। हेनरी प्रिंस का नाम का एक लड़का था। ये एक लड़की जिसका नाम क्या था? तो जिसका नाम था बच्चा एनी फिलिप्स। एक लड़की थी जिसका नाम था एनी फिलिप्स। एनी फिलिप्स, ये भाई साहब लड़का था, समझिएगा। हेनरी प्रिंस लड़का था और ये लड़की थी एनी फिलिप्स। अब ये एनी फिलिप्स लड़की को ये जो लड़का है ये लेकर चला जाता है, लेकर चला जाता है, लेकर चला जाता है। इसको पता होता है कि इस लड़की की जो एज है, आयु है, वो 16 ईयर प्लस की है। इसकी आयु क्या है? 16 साल प्लस की है। बट एक्चुअल आयु जो है ना, एक्चुअल एज जो है इस बच्ची की वो 14 ईयर प्लस की है। 14 ईयर प्लस की है, मतलब इसको लड़कियों को लग रहा था कि 16 साल प्लस की लड़की है, बट लड़की की एक्चुअल आयु एज जो है वो 14 ईयर प्लस की है। और इस लड़की को ले जाता है बिना उसके पिता की परमिशन के। आज्ञा के, बिना उसके पिता की आज्ञा के लेकर चला जाता है। तो भाई साहब जब ये लेकर चला जाता है तो यहाँ पे एक ठो केस दायर हो जाता है। ठीक, यहाँ पर एक केस बन जाता है। अब केस जाता है कोर्ट में। ठीक, कोर्ट में जाता है तो एक न्यायाधीश थे। एक कौन थे बच्चा? तो एक न्यायाधीश थे जिनका नाम क्या होता है? तो जिनका नाम होता है ब्लैकबर्न। एक ब्लैकबर्न नाम की न्यायाधीश थे। अब ये ब्लैकबर्न नाम के न्यायाधीश क्या कहते हैं? तो ब्लैकबर्न के नाम के न्यायाधीश कहते हैं कि इस मामले में कॉमन लॉ का नियम लागू नहीं होता है। इस मामले में क्या कहते हैं कि इस मामले के अंदर में कॉमन लॉ का नियम नहीं लागू होता। लॉ का नियम लागू नहीं होता। ठीक, कॉमन लॉ का नियम लागू नहीं होता, इसलिए कह सकते हैं कि दुराशय से पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। कॉमन लॉ का नियम नहीं लागू होगा तो बिना दुराशय के दंडित नहीं किया जा सकता। ऐसा लिख सकते हैं, बिना दुराशय के नहीं किया जा सकता। ठीक, बिना दुराशय के दंडित नहीं किया जा सकता और उसे दोषी ठहराया गया। ये बात आप लिख सकते हैं कि भाई दंडित तो नहीं किया जा सकता बिना दुराशय के, बट उसे दोषी ठहराया गया। दोषी ठहराया गया। समझ आई बात? यानी उससे भाई साहब दोषी ठहराया गया, बट बिना दुराशय के कह सकते हैं कि उसको दंडित पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता, पनिशमेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, बात क्लियर है? जल्दी से बताएं आप हमें। किसी प्यारे बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो जल्दी से पूछेगा, मैं आपसे डिस्कस करूंगा, बताऊंगा पूरी की पूरी बात। ठीक बच्चा, चलिए। लड़का ऑस्ट्रेलिया का था क्या सर जी? हाँ जी सर, एपीओ की प्रिपरेशन करवाते हैं। हाँ स्मिता, एपीओ की प्रिपरेशन कराते हैं बच्चा। आप जो फाउंडेशन वाली बैच है ना, जुडिशरी फाउंडेशन वाली, उसको आप अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां से आपकी एपीओ की तैयारी बेहतर तरीके से हो जाएगी। एपीओ की तैयारी बेहतर तरीके से जुडिशरी फाउंडेशन वाले बैच से हो जाएगी। ठीक, क्लियर है? चलिए बात करते हैं अगले केस की। एक केस था सिराज बनाम रूट जैन का केस था। सिराज बनाम रूट जैन का केस था। कब का केस था? तो 1895 का। तो नोट कर लीजिए, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा। आर वर्सेस प्रिंस का केस था। क्लियर? इसके बाद बात करेंगे सिराज वर्सेस रूट जैन का केस है
1895 का। चलिए लिखिएगा, सिराज बनाम रूट जैन का केस। केस किस किस क्या है, तो आप कहेंगे केस का नाम है सिराज वर्सेस रूट जैन। अब ये सिराज वर्सेस रूट जैन का जो केस है, ये कब का केस है, तो आप बताएंगे 1895 का केस है। क्लियर। 1895 के इस केस में क्या मामला सामने आया समझिएगा। इस केस के अंदर एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति को शराब बेचने का लाइसेंस इस शर्त पर दिया गया था कि वह ड्यूटी पर होने वाले पूरा जो पुलिसकर्मी है उनको शराब नहीं बेचेगा। समझेगा, एक व्यक्ति को इस शर्त पर शराब बेचने का लाइसेंस प्रदान किया गया कि वह ड्यूटी पर रहने वाले पुलिस वालों को कोई शराब नहीं बेचेगा। एक दिन एक सिपाही उसके घर पर आया और शराब परोसने को उसे मतलब भाई परोसने को दी। कहने का मतलब एक दिन क्या हुआ, एक सिपाही उसके घर पर आया और शराब परोसने को उसने कहा कि भाई शराब मैं दे दूं भाई आपको पीने के लिए। सिपाही ने उस समय अपनी कह सकते हैं अपार्टमेंट उतार दी। आर्म प्लेट उसके ऊपर होती है ना, हर एक सिपाही के ऊपर एक आर्म प्लेट होती है। उसने क्या करा, अपनी वर्दी कुल मिला के आर्म प्लेट को उतार दिया और सद्भावना पूर्वक जो है यह विश्वास करके कि अब वह ड्यूटी पर नहीं है, सद्भावना पूर्वक यह विश्वास कर लिया कि भाई साहब अब मैंने अपनी वर्दी उतार दी है, मैं ड्यूटी पर नहीं हूं। और उसने क्या करी, उसे शराब जो है परोस दी, उसे दे दी शराब। अब इस पर न्यायाधीश ने क्या कहा, न्यायाधीश का नाम राइट था, राइट नेम के एक न्यायाधीश थे। उन्होंने क्या कहा, इस मामले में सद्भावना पूर्वक विश्वास किया गया था, इस मामले के अंदर सद्भावना पूर्वक विश्वास किया गया था कि इसलिए दुराशय के अभाव में उसे दंडित नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर उसने जो है सद्भावना पूर्वक ये माना था सिपाही ने कि मैं अभी ड्यूटी पर नहीं हूं, मैंने अपनी जो है आर्म प्लेट को उतार दिया है, मैं भी ऑन ड्यूटी नहीं हूं, मैं शराब पी सकता हूं, ऐसा उसका मानना था। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार से कोई दुराशय नहीं था, इसलिए उसे दंडित नहीं किया जा सकता है। ये बात सामने आई, न्यायाधीश राइट ने ये बात कही है, यानी सद्भावना पूर्वक विश्वास किया था उसने, क्लियर, कि अब ये पुलिसकर्मी ड्यूटी पर नहीं है इसलिए उसने शराब पिया, इसलिए आप कह सकते हैं भाई साहब कि उसकी कोई भी गलती नहीं होगी, उसे दंडित नहीं किया जा सकता। केस समझ में आया? पूरा केस है सिराज वर्सेस रूट जैन का केस। मैंने कहा कि एक व्यक्ति था, समझिएगा, केस को लिख लीजिएगा, लैंडमार्क केस है कि भाई साहब एक व्यक्ति था। अब ये व्यक्ति को शराब बेचने का लाइसेंस दिया गया, शराब बेचने का लाइसेंस मिला। इस शर्त पर दिया गया कि वह किसी सिपाही को वो ऑन ड्यूटी शराब नहीं बेचेगा। क्लियर, ऑन ड्यूटी शराब नहीं बेचेगा। बट वन डे, बट एक दिन एक सिपाही कर्मी एक सिपाही उसके घर पे आता है और शराब परोसने को कहता है। ठीक, शराब परोसने को कहता है, बट व्यक्ति मना कर देता है। फिर सिपाही
अपनी आर्म प्लेट को निकाल कर रख देता है। और कहता है अब मैं ड्यूटी पर नहीं हूं, अब मैं ड्यूटी पर नहीं हूं। ठीक, ये बात कहता है कि भाई साहब अब मैं ड्यूटी पर नहीं हूं। तब ऐसे केस में व्यक्ति शराब परोस देता है, व्यक्ति शराब परोस देता है। ठीक भैया, व्यक्ति क्या करता है, आपने कहा सर जी व्यक्ति शराब परोस देता है, तो इस पर एक न्यायाधीश थे जिनका नाम था राइट। न्यायाधीश राइट ने कहा, अब न्यायाधीश राइट ने इस मामले के अंदर क्या कहा, तो न्यायाधीश राइट ने इस मामले के अंदर कहा कि भाई साहब ये पूरा मामला, इस पूरे मामले में सद्भावनापूर्वक विश्वास किया गया था। कह सकते हैं इस मामले में सद्भावनापूर्वक विश्वास था। इस मामले के अंदर सद्भावनापूर्वक विश्वास था कि दुराशय के अभाव में दंडित नहीं किया जा सकता। ठीक है भाई, दंडित नहीं किया जा सकता, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक, क्लियर हो गई बात, जल्दी से बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? पूरा केस समझ में आया? सिराज वर्सेस रूट जैन का केस बताएं सारे बच्चे। ओके सर, थोड़ा सा फास्ट पढ़ाइए। हाँ बिल्कुल एनर्जेटिक वे में क्लास होगी, बट अभी क्लास का लास्ट चरण चल रहा है ना, इस वजह से थोड़ा सा मैं लो हो गया था। कोई ना, स्टोरी समझ में आ गई पूरी की पूरी? बताओ सारे बच्चे, स्टोरी क्लियर है? तो सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। हाँ, सारी क्लास का टाइम विकास आज मैं सेट कर दूंगा 100% प्रॉपर, उसी टाइम पर क्लास होगी। हर एक सेमेस्टर की, जुडिशरी की सारी क्लासेस के टाइमिंग आज मैं सेट कर दूंगा और उसी सेट टाइम पर ही क्लास होगी। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लो जिनको स्क्रीनशॉट लेना है। और बाकी देखो, मैं लिखवा इसलिए देता हूँ क्योंकि ये पैनल पीडीएफ मैं नोट्स के तौर पर आपको वीडियो के नीचे अटैच्ड करता हूँ। ठीक, मैं इसमें पूरा फिगर बना दूंगा तो आपको बाद में समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं लिख देता हूँ कि बाद में भी मान लो आपके पास टाइम नहीं है और पैनल पीडीएफ आपने ओपन करी है, तो आप अगर उसको पढ़ रहे हो तो आपको तुरंत क्लियर हो जाए कि हाँ सर ने ये बात यहाँ पर मेंशन की थी, ये बात समझाई थी, ये बात लिखाई थी। ठीक, इसीलिए मैं एकदम प्रॉपर लिखा देता हूँ आपको। आप जानते हैं कि लिखने में मेहनत लगती है बच्चा, ये जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया, तो हर जगह लिखने का मतलब है कि भाई वहां मेहनत लगती है, और जब आप मेहनत करते हो तभी आप सीखते हो। ठीक, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा नोट्स खुद की बनाओ, दूसरों की नोट्स के भरोसे ना रहो कि सर दे देंगे तो उसका प्रिंट आउट निकाल के मैं याद कर लूंगा। बहुत मुश्किल है बच्चा, अगर ऐसे आप नोट करके खुद से आप नोट्स बना के पढ़ लोगे तो चीजें आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी, यानी कभी जल्दी भूलोगे नहीं। और जाहिर सी बात है, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक ये चीजें आपको काम आएंगी हर जगह। ठीक, आपसे मेंसरिया से जुड़ा कोई केस पूछा तो आप तुरंत ये केस डाल सकते हैं, सिराज वर्सेस रूटजेन का केस। और भी अदर केसेस हैं, उनको भी आप इन्वॉल्व करके अपने आप को बेहतर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या बात की है? हमने स्टेज ऑफ क्राइम पर बात की है, जिसमें आशय, प्रिपरेशन यानी इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और एक्सक्यूजन ऑफ वर्क पर हमने बात की कि भाई 4 स्टेजेस होती हैं क्राइम की। ठीक, इसके पहले मैंने बात किया था अपराध के आवश्यक तत्व कौन से हैं। ठीक, अपराध के आवश्यक तत्वों में हमने बात करी थी ह्यूमन बींग्स, मेंसरिया,
और एक्ट होगा क्रिमिनल एक्ट और डैमेज। ये 4 आपके आवश्यक तत्व हो जाएंगे अपराध के। ठीक, फिर हमने बात की थी स्टेज ऑफ क्राइम क्या होता है, फिर हमने बात की एसेंशियल्स एलिमेंट ऑफ क्राइम। क्लियर। फिर हमने आपसे बात करी मेंसरिया क्या है, मेंसरिया कब कैसे उसका यूज होता है, मेंसरिया का मतलब क्या होता है, सारी बात मैंने आपसे करी। फिर मैंने आपको बताया कि मेंसरिया को और किस किस नाम से जान सकते हैं, मेंसरिया को और किस किस नाम से जान सकते हैं उसके बारे में भी मैंने आपको स्पष्ट तौर पर जानकारी दी। स्वेच्छा आशय जानबूझकर धोखे से, बेईमानी से, भ्रष्टाचारपूर्वक या फिर दूषित रीति से, इन सब नामों से आप जान सकते हैं इसे। और इसके बाद मैंने आपको आर वर्सेस प्रिंस का केस बताया। आर वर्सेस प्रिंस के केस में मैंने बताया कि हेनरी प्रिंस एक लड़का था और एक लड़की थी जिनका नाम था एना फिलिप्स। एनी फिलिप्स नाम था, एनी फिलिप्स और हेनरी प्रिंस आपस में भाई साहब, इन दोनों का रिलेशन था कुछ भी। और ये क्या करता है, लड़का लड़की को लेकर निकल जाता है बिना उसके पिता की आज्ञा के। तो ऐसे केस में प्रिंस को लगता है कि भाई जो एनी फिलिप्स है वो 16 साल प्लस की है, बट वो एक्चुअल में 14 साल प्लस की होती है। तो ऐसे केस में न्यायाधीश ब्लैकबर्न का कहना क्या था कि भाई साहब कि यह जो है कॉमन लॉ के नियम इस पर लागू नहीं होंगे, दुराशय गलत नहीं था इसलिए इसे दंडित नहीं किया जा सकता है, बट हाँ लड़का जो है वो दोषी होगा। ठीक, ये बात करी गई। इसके बाद मैंने सिराज वर्सेस रूडजेन का केस आपको बताया जिसमें एक व्यक्ति को लाइसेंस दिया जाता है, और लाइसेंस को किस लिए दिया जाता है, ताकि वो व्यक्ति मतलब शराब बेचने का लाइसेंस दिया जाता है और उसको सख्त तौर पर एक शर्त दे दी जाती है कि भाई साहब आप शराब तब तक नहीं बेचेंगे, मतलब भाई जो भी पुलिसकर्मी है ना अगर ऑन ड्यूटी है तो इसको आप शराब नहीं बेचेंगे। बट एक दिन क्या होता है, एक पुलिसकर्मी भाई जो सिपाही होता है वो आता है उसके घर पे व्यक्ति के और शराब की डिमांड करता है, व्यक्ति मना कर देता है। फिर क्या होता है कि वो अपनी आर्म प्लेट यानी जो उसकी वर्दी है, आर्म प्लेट है, उसको उतार के रख देता है और कहता है कि देखो भाई अब मैं ऑन ड्यूटी नहीं हूँ, अब आप हमको शराब दे दो। तो ऐसे केस में व्यक्ति उसको शराब दे देता है। जब ऐसे केस में व्यक्ति उसको शराब दे देता है, अल्कोहल दे देता है, तो इस पर केस बनता है। केस में न्यायालय के न्यायाधीश राइट का सिंपल सा कहना होता है कि यहाँ पर श्रद्धापूर्वक यह मान लिया गया कि व्यक्ति जो है ड्यूटी पर नहीं था, तो ऐसे केस में दुराशय नहीं होता है, तो व्यक्ति को किसी भी प्रकार से गलत नहीं ठहराया जा सकता है। ये स्पष्ट मामला सामने आता है। ठीक, चलिए बाकी पीडीएफ आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी, ऐप के अंदर अपडेटेड, मैं अपडेट करा देता हूँ सारी पीडीएफ, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा बिल्कुल। और जो डोंट वरी, आपको पूरी कंप्लीट पीडीएफ चाहिए मे बी, वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक, क्लियर। चलिए बाकी आज की इस क्लास को यहीं तक सीमित रखते हैं। उम्मीद करते हैं सारा सेशन आपको अच्छे समझ में आया होगा। अधिक जानकारी के लिए आप संस्थान के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, वहां से भी आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर वे में कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे नई क्लास के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए। फिर मुलाकात होगी आपसे नए सेशन।